नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 12 जनवरी। क्या है? 12 जनवरी। और 12 जनवरी युवा दिवस के मौके पर आप सभी को बधाई हो एजुकेशन फैक्ट्री परिवार की तरफ से। आज अपने 12 जनवरी से संबंधित जो भी राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। उससे पहले आपको एक न्यूज देना चाहता हूं। न्यूज ये है कि आज अपने राजस्थान जो करंट अफेयर की 2 तारीख से अपनी क्लासेस क्या है स्टार्ट की थी। जो 2 तारीख से अपने क्या है राजस्थान करंट अफेयर की डेली के डेली क्लासें आ रही है। तो 2 तारीख से 10 तारीख के बीच का जितना भी मैंने करवाया है उसका आज मैं लाइव क्या सेशन लेके आऊंगा 9 बजे। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं और जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो 9 बजे लाइव आ जाएं। और जिसने पहले वाली वीडियो देखी है तो वो 9 बजे क्या है कि पूरी की पूरी क्लास आपको क्या करवाई जाएगी, रिवाइज करवाई जाएगी। हम आज 2 से 10 तक करेंगे, फिर हर वीक टू वीक करेंगे और डेली की डेली ये क्लासेस तो अपनी आती ही रहेगी। एक दिन भी क्या मिस नहीं किया जाएगा। चाहे अपने कल देखे तो किसी कारणवश स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ गई थी, तो क्लासेस डेली जाती है। दूसरा अपने बात करें तो अपनी क्लास का मेन मोटिव क्या है कि पहली वाली क्लास को रिपीट करना और फिर आगे वाली क्लास जारी रखना। तो शुरुआत करते हैं। कल की क्या कौन कौन से क्वेश्चन किए थे और फिर अपने क्या है कि आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करना क्या कर दिए प्रारंभ कर दीजिए। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करें तो शुरुआत करते हैं अपने। तो कल अपने जो पहला क्वेश्चन था वो ये था भाई कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक बनाए गए हैं मदन जी दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? मदन जी दिलावर को क्या बनाया गया? इसके जो प्रबंधक बनाया गया, क्या बनाया गया? प्रबंधक बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करें, हाल ही में लीला बोर्डिया को किस क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ब्लू पोट्री से। किससे? ब्लू पोट्री में क्या कि विशेष योगदान के लिए लीला बोर्डिया को क्या है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए क्या है अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो दूध का दूध पानी का पानी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ताओं को दूध और दूध के बने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति क्या करना? जागरूक करना। क्या करना? जागरूक करना इस अभियान का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा भी ये। नेक्स्ट अपने बात करें तो डूंगरपुर में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शिल्पग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को मंच पर प्रोत्साहन देना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ये भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम जैसे आरएस का एग्जाम आ रहा है उसमें भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 की सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सीमा राठौड़ को बनाया गया। किसको बनाया गया? सीमा राठौड़ को बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो हरकचंद नाहटा का जन्म किस स्थान पर हुआ था जिनकी स्मृति में 25 रुपए का सिक्का जारी किया जा रहा है? तो बीकानेर में हुआ था। कहां पर हुआ था? बीकानेर में। आने वाले एग्जामों में पक्का क्वेश्चन आएगा, हरकचंद नाहटा का संबंध किस जिले से है? आप सोचोगे नया क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है, पता नहीं कल्चर से है। तो हरकचंद नाहटा बीकानेर जिले से संबंधित है, जिनका क्या है 25 रुपए का क्या है सिक्का जारी किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अभियान मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर, कौन सी डोर? पतंगों की डोर से घायल पक्षियों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है? ऑपरेशन फ्री स्काई। कौन सा? ऑपरेशन फ्री स्काई क्या है कि अभियान है चलाया जा रहा है। नेक्स्ट अपने बात करें, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का 78वां स्थापना दिवस किस शहर में मानक महोत्सव के रूप में मनाया गया है? तो किस शहर में? जयपुर शहर में। किस शहर में? जयपुर शहर में। नेक्स्ट अपने बात करें तो सीनियर राष्ट्रीय जूडो
सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। ये अपने जो कल के क्वेश्चन थे वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। जिन बच्चों ने नहीं किए थे वो अपने क्या है कि जो क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है और वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल से भी आपको बताया गया है। क्योंकि रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन रिपीट करेंगे तभी अपने आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, तो कॉपी पेन में तैयार करके बैठ जाओ और लिखना क्या कर दो? प्रारंभ कर दो। जैसे जैसे बताया जा रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हिस्ट्री की तरफ से, कल्चर की तरफ से भी आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करें तो भारत का सबसे बड़ा स्टीरेबल टेलीस्कोप कहां स्थापित किया गया? स्टीरेबल टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? तो माउंट आबू सिरोही में क्या किया गया? स्टीरेबल टेलीस्कोप क्या किया गया है? स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया है? स्टीरेबल टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया गया है। अपने बात करें जो स्टीरेबल टेलीस्कोप है ये माउंट आबू में, कहां पर है? माउंट आबू में स्थापित किया गया। और माउंट आबू में देश की पहली कौन सी? देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला जो 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? 1680 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? स्थित है। उसमें क्या किया गया? स्थापित किया गया। ये भी पूछा जा सकता है देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है? माउंट आबू में। कहां पर स्थापित की हुई थी? माउंट आबू। उसी में देश का दूसरा सबसे बड़ा, ये है दूसरा सबसे बड़ा, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टीरेबल टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। स्टीरेबल टेलीस्कोप क्या किया गया? स्थापित किया गया। देश का दूसरा, तो देश का स्टीरेबल टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया है? माउंट आबू में। और माउंट आबू में देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला में इसका क्या किया है? स्थापित किया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है वेधशाला की वो कितनी है? 1680 मीटर ऊंचाई पर क्या है? ये स्थित है वेधशाला। अपने बात करें तो यह दूसरा देश का सबसे बड़ा क्या है? स्टीरेबल क्या है? स्थापित किया गया है। अपने बात करें तो ये जो स्टीरेबल टेलीस्कोप है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अपने बात करें तो ये 2.5 मीटर का है। कितने मीटर का है? 2.5 मीटर का है। और इसका नाम क्या है? तो ब्रह्मा है। क्या नाम है? ब्रह्मा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मा नामक टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? तो माउंट आबू में क्या किया गया? स्थापित किया गया है। कौन सी वेधशाला में? देश की पहली वेधशाला कौन सी है? इंफ्रारेड वेधशाला जो 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है माउंट आबू में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। और देश का दूसरा है, क्या है? देश का दूसरा सबसे बड़ा। याद रखना देश का सबसे बड़ा, देश नोट डालकर लिखना, देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ये तो दूसरा है। तो देश का पहले सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया था? वो किया गया था नैनीताल में, उत्तराखंड नैनीताल में। कहां पर? नैनीताल में। और नैनीताल में कहां पर? देवस्थान में। कहां पर स्थापित किया गया था? देवस्थान, देवताओं के स्थान पर क्या है? इसे स्थापित किया गया था। नैनीताल कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड में इसको क्या है? स्थापित किया गया था। तो देश का सबसे बड़ा तो नैनीताल में है और देश का दूसरा कहां पर स्थापित किया गया? माउंट आबू में। और तो देश की पहली सबसे बड़ी क्या है? इंफ्रारेड वेधशाला कौन सी है? जो माउंट आबू वाली है। 1680 मीटर ऊंचाई इसकी स्थित है। अपने बात करें ये जो टेलीस्कोप है, ये जो टेलीस्कोप है ब्रह्मा टेलीस्कोप, इसका नाम क्या है? ब्रह्मा। 2.5 मीटर है और इसकी जो आकार है वो कितना है? 2.5 मीटर है। और इसका नाम क्या है? ब्रह्मा। ये जो ब्रह्मा टेलीस्कोप है, ये जो ब्रह्मा टेलीस्कोप अपने बात करें तो ये PRL, किससे? PRL फिजिकल, याद रखना PRL का पूरा नाम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तथा बेल्जियम की
नाम याद रखना, बेल्जियम की एमोस। एमोस का मतलब क्या है कि एडवांस मैकेनिकल ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम में क्या है, ऑप्टिकल सिस्टम, इन दोनों की सहायता से क्या किया गया, स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। तो बर्मा टेलीस्कोप है पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तथा बेल्जियम की एमोस एडवांस मैकेनिकल ऑप्टिकल सिस्टम की सहायता से क्या है, इसे स्थापित किया गया है। याद रखना किसकी सहायता से। अपने बात करें ये जो टेलीस्कोप है इससे हमारे को फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, तो याद रख लेना इसका फायदा ये होगा कि हम बाह्य ग्रह, जितने भी बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रहों की खोज कर सकते हैं, बाह्य ग्रहों की क्या कर सकते हैं, खोज की जा सकती है। अन्य जो बाह्य ग्रह हैं उनकी क्या की जाती है, खोज को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, खोज को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो तारों को बनने की प्रक्रिया, और क्या फायदा मिलेगा, तो तारों के बनने की प्रक्रिया, जो तारे हैं टिमटिमाते हैं, तो तारों के बनने की प्रक्रिया, तारों के बनने की प्रक्रिया तथा मंदाकिनी के, किसके, मंदाकिनी स्रोतों के बारे में जानकारी मिलेगी, मंदाकिनी स्रोतों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये इससे क्या है, फायदे मिलेगी, मंदाकिनी स्रोतों के बारे में क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। ये इसके क्या है, फायदे हैं। किसके फायदे हैं, अपने याद रखना, जो ब्रह्मा टेलीस्कोप लगाया है इसका फायदा क्या है कि अपने जितने भी बाह्य ग्रह और हैं उनकी क्या की जा सकती है, खोज की जा सकती है। दूसरा, तारे कैसे बनते हैं, ये जो तारे हैं रात को टिमटिमाते हैं, तो ये कैसे बनते हैं इसकी जानकारी भी अपने को पता चलेगी ये टेलीस्कोप लगाने से। तो राजस्थान देखो कितना आगे निकल चुका है, अपने राजस्थान से भी पता लगाया जा सकेगा कि ये तारा बढ़ते कैसे हैं, और मंदाकिनी स्रोतों के बारे में जानकारी भी हमारे को प्राप्त होगी। ये इस टेलीस्कोप से क्या मिलेंगे, अपने को फायदे मिलेंगे भी। क्या मिलेंगे, फायदे मिलेंगे। ये जो वैद्यशाला बनेगी, इंफ्रारेड वैद्यशाला है, इस वैद्यशाला में, जो देश की पहली वैद्यशाला है इंफ्रारेड वैद्यशाला, इस वैद्यशाला में 4 टेलीस्कोप हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 4। पहला तो टेलीस्कोप है वो 50 सेमी का है, 50 सेमी का है पहला टेलीस्कोप, जिसका आकार क्या है, 50 सेमी है। दूसरा जो टेलीस्कोप है वो 43 सेमी का है। कितने सेमी का है, 43 सेमी का है। तीसरा जो टेलीस्कोप है वो अपने बात करें तो 1.2 मीटर का है। क्या है, 1.2 मीटर का, और जिसका नाम क्या है, तारा है। क्या है, तारा। और चौथा ये है जो 2.5 मीटर जो इसका आकार है, और इसका नाम क्या रखा गया है, ब्रह्मा रखा गया। क्या रखा गया है, ब्रह्मा। तो सौर वेधशाला है, जो सौर इंफ्रारेड वेधशाला है, जो कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में स्थापित की गई है। देश की पहली स्थापित की गई थी, जिसमें देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा नामक क्या है, स्थापित है किया गया। वर्तमान में इस सौर वेधशाला में कितने टेलीस्कोप हो चुके हैं, 4। पहला 50 सेंटीमीटर का, दूसरा 43 सेंटीमीटर का, तीसरा 1.2 मीटर का, जिसका नाम क्या है, तारा है, और चौथा क्या है, 2.5 मीटर का, जिसका नाम क्या रखा गया है, ब्रह्मा रखा गया। क्या रखा गया है, ब्रह्मा रखा गया है। तो ये जो मुख्य जानकारी की अपने बात करें तो इस क्वेश्चन की जानकारी अपने को मिल चुकी है। पूरा का पूरा लिख लो, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें पूछा जाएगा भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा पूछा जाएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप, स्टीरियबल टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, तो माउंट आबू सिरोही। दूसरा सुन लो, देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला कहां पर स्थापित है, तो माउंट आबू सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1680 मीटर। कितनी है, 1680 मीटर। अपने बात करें जो टेलीस्कोप स्थापित किया गया इसका आकार कितना है, इसका आकार है 2.5 मीटर, और इसका नाम क्या रखा गया, ब्रह्मा रखा गया। क्या रखा गया, ब्रह्मा। दूसरा अपने बात करें तो देश का पहला भी याद रख लेना, क्योंकि दूसरा याद कर रहे हैं, दूसरा अपने स्थापित राजस्थान में किया गया, तो देश का पहला भी अपने को याद है होना चाहिए। तो देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया था, नैनीताल, जो देवस्थान उत्तराखंड में गया, इसको स्थापित किया गया था। आगे सुन लो, ये जो ब्रह्मा टेलीस्कोप स्थापित किया गया किसकी मदद से स्थापित किया गया है, तो पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तथा बेल्जियम की एक
कंपनी है एमोस, एडवांस मैकेनिकल ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा क्या है, इसकी सहायता से क्या है ये स्थापित किया गया। अपने को इसके फायदे क्या मिलेंगे, तो 12 ग्रहों की अपने की खोज को है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो तारों के बनने की प्रक्रिया तथा मैकेनिकल स्रोतों के मदाकिनी स्रोतों के बारे में भी क्या मिलेगी, अपने को जानकारी मिलेगी। जो देश की पहली इंफ्रारेड सौर वेधशाला है उसमें अब कितने टेलीस्कोप हो चुके हैं, 4 टेलीस्कोप हो चुके हैं। पहला टेलीस्कोप जो 50 सेंटीमीटर का है, दूसरा 43 सेंटीमीटर का है, तीसरा 1.2 मीटर का जिसका नाम क्या है, तारा है, चौथा कितने कि 2.5 मीटर का जिसका नाम क्या है, ब्रह्मा नाम है। क्या नाम है, ब्रह्मा नाम है। ये अपने क्या है मुख्य जो बातें थी उस बता दी, पूरी की पूरी बातें नोट कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 का नेतृत्व किस वैज्ञानिक ने किया जिनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 का नेतृत्व किस वैज्ञानिक ने किया था जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। तो 1998 में पोखरण का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ने। किसने किया था, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ने किया था और उनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। याद रखना ये जो परमाणु परीक्षण था पोखरण, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। पोखरण परमाणु परीक्षण, जो पोखरण परमाणु परीक्षण है वो किया कब गया था, तो पोखरण परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई को, कब, 11 से 13 मई 1998 में किया गया था। कब किया गया था, 11 से 13 मई 1998 में पोखरण में किया गया था। कहां पर किया गया था, पोखरण में किया गया, 11 से 13 मई 1998 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे। देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। याद रखना उस समय पूछा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये जो राजगोपाल जी चिदम्बरम हैं, इन्हें 1975 में, कब, 1975 में इन्हें अपने बात करें तो पद्मश्री, और 1998 कब, 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा सका है। क्या विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म श्री तथा पद्म विभूषण से क्या सम्मानित किया जा चुका है। इन दोनों को ये दो अवार्ड किसको मिल चुके हैं, राजगोपाल चिदम्बरम जी को मिल चुके हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण किया कब गया था, 11 और 13 मई 1998 को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। याद रख लेना अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था, एलडीसी का एग्जाम था उसमें एक बार पूछा गया था, क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हुआ था, निधन हुआ था। और वो कब हुआ था, 16 अगस्त 2018 को। कब हुआ था, 16 अगस्त 2018 को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। याद रख लेना पूछा जाएगा तो ये होगा सरदार मनमोहन सिंह जी का निधन कब हुआ था। सरदार मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ था। सब अपने बात करें तो सरदार मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ था, तो 26 दिसंबर को। कब, 26 दिसंबर 2024 को। कब हुआ था, 26 दिसंबर 2024 को रात को 9 बजे उनका क्या हो चुका था, देहांत हो चुका था। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का पूछा जा सकता है तो मनमोहन सिंह जी का भी पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो परमाणु परीक्षण की बात कर रहे हैं तो और सुन लो, पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 का नेतृत्व किस वैज्ञानिक ने किया जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ने किया था। यह पोखरण परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 में किया गया था पोखरण में। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अपने बात करें तो ये राजगोपाल चिदम्बरम जी हैं, इनको 1915 में पद्मश्री तथा 1999 में पद्म विभूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। एक और बात सुन लो, अब क्वेश्चन आ ही गया तो मैं आपको और बता दूं, सरदार मनमोहन सिंह जी का निधन भी जरूर याद रखना। भी सरदार मनमोहन सिंह जी का निधन जरूर याद रखना, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। नोट डालकर कॉपी के फ्रंट ऊपर टॉप पर लिख लो, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में। अपने एक बात और करें तो ये जो परमाणु परीक्षण है, तो जो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो जापान,
किसने? ब्रिटेन ने जापान पर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में 2 परमाणु बम गिराए थे। 2 परमाणु बम गिराए थे। सभी को पता है 2 परमाणु बम गिराए गए थे। कहां पर गिराए थे उनकी बात अपने कर लेते हैं, क्योंकि नाम याद, नाम परमाणु से आएगा तो परमाणु के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा जो बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। जो पहला गिराया गया था वो कहां पर गिराया गया था? हिरोशिमा में। कहां पर गिराया गया था? हिरोशिमा में। और जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरा कब गिराया गया था? नागासाकी में। कब? 9 अगस्त को। कहां पर गिराया गया था? नागासाकी में। और जिसका नाम क्या था? तो फैटमैन नाम था। क्या नाम था? फैटमैन नाम था। तो मैंने क्या है कि मैंने सोच लिया भी ये परमाणु का नाम आ रहा है तो ये दोनों भी बता दे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे भी, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो वापिस से सुन लो क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन था कि पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 का नेतृत्व किस वैज्ञानिक ने किया, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी। पोखरण परमाणु परीक्षण ये किया कब गया था? तो 11 से 13 मई 1998 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और 1975 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से राजगोपाल जी को क्या है? सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन याद रखना 16 अगस्त 2018 को क्या हो चुका था? इनका निधन हुआ था। मनमोहन सिंह जी का याद रख लेना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो निधन हुआ था वो 26 दिसंबर 2024 को अभी हुआ था। ब्रिटेन ने जापान पर 1945 में 2 परमाणु बम गिराए थे। कहां पर गिराए थे? पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। दूसरा था 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में, जिसका नाम क्या था? फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। ये हिस्ट्री से संबंधित भी आपको पूरा का पूरा चिट्ठा बता दिया है। मेरा मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों का कोई भी क्वेश्चन सही गलत नहीं होना चाहिए, दूसरा गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं हिस्ट्री की क्या है कि जो थोड़ी सी बात आ जाती है तो हिस्ट्री के पूरा बता देता हूं, कल्चर की आएगी तो कल्चर की बता दूंगा, क्योंकि इससे आपका कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में यह क्वेश्चन जरूर आएगा, ई-केवाईसी करवाने हेतु राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में 100% देख लो जरूर आएगा। और ये कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी कराने हेतु राजस्थान का देश में कौन सा प्रथम जिला रहा है? राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा रहा है? तो बूंदी रहा है। कौन सा रहा है? बूंदी जिला रहा है ई-केवाईसी कराने में। जो अपने खाद्य सुरक्षा है, 5 किलो गेहूं मिलती है, उसमें ई-केवाईसी कराने में राजस्थान का पहला जिला कौन सा रहा है? तो बूंदी रहा है। कौन सा रहा है? बूंदी रहा है। अपने बूंदी के बारे में बात कर ले तो बूंदी में कौन से? चौहानों की हाडा राजवंश का राज था। कौन से? चौहानों की हाडा राजवंश का क्या था? राजवंश। हाडा शाखा का क्या था? राज हुआ करता था, शासन हुआ करता था। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो शासन था। बूंदी के बारे में बात करें तो बूंदी का प्राचीन नाम क्या था? तो वृंदावती है। क्या नाम है? वृंदावती है। किस अभिलेख के अनुसार? रणकपुर पाली अभिलेख के अनुसार। रणकपुर पाली अभिलेख के अनुसार इसका प्राचीन नाम क्या है? वृंदावती है। क्या नाम है? वृंदावती है। बूंदी के बारे में बात करें तो बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। और अपने बात करें कल्चर की तरफ से तो बूंदी चित्रकला किस लिए फेमस है? तो पशु पक्षियों के चित्र। किसके? पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक दिखाई देते हैं। पशु पक्षियों के चित्र किसके? पशु पक्षियों के चित्र बूंदी शैली में सर्वाधिक है। बूंदी शैली में सर्वाधिक है। अगर चित्र शैली से भी क्वेश्चन आए तो बूंदी शैली में सर्वाधिक किसके चित्र है? पशु पक्षियों से संबंधित। किससे? याद रखना, पशु पक्षियों से संबंधित कोई भी आ जाए तो बूंदी कर देना। युद्ध और शिकार खेलती नृत्यांगने आ जाए या युद्ध शिकार से संबंधित कोई भी आ जाए क्वेश्चन है तो कोटा शैली कर देना। क्या कर देना? कोटा शैली कर देना। तो बूंदी चौहानों का हाडा राजवंश की क्या थी? शाखा का राज करती थी। और प्राचीन नाम क्या था इसका? वृंदावती था। किसके अनुसार? रणकपुर पाली अभिलेख के अनुसार। किस अनुसार? रणकपुर पाली अभिलेख के अनुसार। याद रखना, बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था?
अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। क्या करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने क्या करवाया था? 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। एक और याद रखना, बूंदी में एक किला है जिसका नाम क्या है? तारागढ़ दुर्ग है। क्या नाम है? तारागढ़ दुर्ग नाम है। जो एक किला तारागढ़ में है, एक कहां पर है? अजमेर में है। तो एक जो तारागढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? बूंदी में भी है। कहां पर है? बूंदी में भी है। ये बूंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें तो बूंदी का आरजे भी याद रखना। तो 1 बूंदी 2 बूंदी 08 आरजे किसका है? क्या है? 8 है बूंदी का। नेक्स्ट अपने बात करें तो क्वेश्चन की वापस कर लेते हैं बात। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ई-केवाईसी करवाने हेतु राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बूंदी रहा है। कौन रहा है? बूंदी रहा है। और बूंदी के बारे में मैंने सभी बातें बता दी। चौहानों की हड्डा शाखा क्या था? यहाँ पर शासन हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम क्या था? वृंदावती, जो रणपुर पाली अभिलेख के अनुसार इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। अगर चित्र शैली की बात करें तो इसकी चित्र शैली की क्या विशेषता है? पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक दिखाई देते हैं। जो 84 खंभों की छतरी है राजस्थान में अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी, वो भी कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। और यहाँ पर एक तारागढ़ स्थित है। एक तारागढ़ अजमेर में है और एक तारागढ़ कहां पर है? बूंदी में है। ये आपके हिस्ट्री से भी बातें बता दी, कल्चर से भी बता दी और ज्योग्राफी से भी बता दी। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान के किस जिले में महारी लाडो, कौन सी लाडो? महारी लाडो अभियान के तहत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो कहां पर बनाया जा रहा है? सिरोही में। किस जिले में? सिरोही जिले में मारी लाडो अभियान के तहत क्या है कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये अभियान अभी चलेगा, 1 जनवरी से चला है और 31 जनवरी तक चलेगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। और ये जो अभियान है ये किसके तहत चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस अभियान को क्या है? चलाया जा रहा है। ये याद रख लेना, याद रख लेना सिरोही के बारे में। तो सिरोही में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? महारी लाडो। ये भी पूछा जाता है महारी लाडो अभियान कहां पर चलाया गया था? तो किस जिले में चलाया गया था? सिरोही में। किसके तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको चलाया गया था। कब? 1 से 31 जनवरी के मध्य ये अभियान चलाया जा रहा है। सिरोही के बारे में याद रखना, सिरोही में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और 5 मीटर ऊंचा क्या है इस पर? दत्तात्रेय ऋषि का भी इस पर क्या है? मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। तो टोटल इसकी जो मंदिर समेत इसकी जो मंदिर सहित इसकी ऊंचाई है वो 1727 मीटर है। सिरोही में याद रखना कि राजस्थान का सबसे बड़ा पठार स्थित है, उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर है। कितनी है? 1380 मीटर है। याद रखना सिरोही में मानव निर्मित देश की पहली मानव निर्मित झील भी है। मानव निर्मित झील कौन सी है? तो नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है। कहा जाता है कि इसने इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से क्या है? करवाया था। और ये देश की पहली क्या है? मानव निर्मित झील भी है, जो कहां पर अपने सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। याद रख लेना सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। तो ये अपने क्या, सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? तो सिरोही का प्राचीन नाम था चंद्रावती। क्या नाम था? चंद्रावती। कौन सा था? चंद्रावती। और सिरोही में चौहानों की कौन सी थी? देवड़ा शाखा थी। कौन सी शाखा थी? देवड़ा शाखा यहाँ पर क्या करती थी? शासन किया था। देवड़ा शाखा चौहानों की कौन सी? देवड़ा शाखा का यहाँ पर क्या था? शासन था। ये पूरी की पूरी बातें मैंने किसके बारे में बता दी? सिरोही के बारे में बता दी। तो याद रखना राजस्थान के किस जिले में महारी लाडो अभियान चलाया जा रहा है? सिरोही में। और किसके तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत 1 से 31 जनवरी के मध्य ये अभियान चलेगा। सिरोही में अपने बात करें तो गुरु शिखर है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। 5 मीटर ऊंचा क्या है इस पर? दत्तात्रेय ऋषि का
मंदिर है। दूसरा है उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार 1380 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर देश की पहली मानव निर्मित झील भी है जिसका नाम क्या है? नक्की झील है। और अपनी बात करें सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? तो चंद्रावती था। और यहाँ पर चौहानों की कौन सी शाखा थी? तो देवड़ा शाखा थी। कौन सी थी? देवड़ा शाखा थी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में ऊंट महोत्सव में मिस मरमण का खिताब किसने जीता है? तो मिस मरमण का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? महक दफ्तरी ने जीता है। किसने जीता है? महक दफ्तरी ने जीता है। ये ऊंट महोत्सव के बारे में पूरी की पूरी बातें लिख लो। ऊंट महोत्सव, राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर। और ये जो बनाया गया था ये कौन सा अपनी बात करें तो 31वां संस्करण था। कौन सा था? 31वां संस्करण था। कौन सा था? 31वां संस्करण था। और इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अपने बात करें तो 10 से 12 जनवरी को। कब किया गया? 10 से 12 जनवरी को इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया। क्या किया गया? आयोजन। स्थान की अपने बात करें तो स्थान याद रखना पूनम सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? पूनम सिंह स्टेडियम, जो कहां पर है? बीकानेर में। कौन सा स्टेडियम है? पूनम सिंह स्टेडियम, जो कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर में क्या है? स्थित है। तो याद रख लेना ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। 31वां संस्करण का अब की बार आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 10 से 12 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। स्थान कौन सा था? पूनम सिंह स्टेडियम, जो कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। याद रख लेना इसमें जो मिस मरमण रही है, मिस मरमण तो अभी हमने बात की है। मिस मरमण कौन है रही है? मिस मरमण अपने बात करें तो महक दफ्तरी। कौन रही है? महक दफ्तरी रही है। कौन रही है? महक दफ्तरी रही है। अपने बात करें तो मिस्टर बिकाना या मिस्टर बीकानेर कौन रहा है? तो मिस्टर बीकानेर रहे हैं योगेश सेवक। कौन रहे हैं? योगेश जी सेवक क्या रहे हैं? मिस्टर बीकानेर रहे हैं। कौन रहे हैं? योगेश जी सेवक क्या रहे हैं? मिस्टर बीकानेर रहे हैं। याद रखना ना, पूछा जा सकता है ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकानेर कौन रहे थे? योगेश सेवक रहे थे। कौन रहे थे? योगेश सेवक। एक याद रखना डोला मरमण, दोनों युगल। डोला मरमण कौन रहा है? तो डोला मरमण याद रखना श्रवण कुमार सोनी और डोला मरमण और श्रवण कुमार सोनी और कौन रहे हैं? संजू सोनी क्या रहे हैं? डोला मरमण रहे हैं। क्या रहे हैं? डोला मरमण रहे हैं। डोला मरमण कौन रहे हैं? तो श्रवण कुमार सोनी तथा संजू सोनी क्या रहे हैं? डोला मरमण रहे। नाम याद रखना, पूछा जाएगा। ये इनमें से क्वेश्चन आएगा। पूरा का पूरा ऊंट महोत्सव के बारे में लिखा रहा हूं, नोट करते जाओ भी। ठीक है, तो श्रवण कुमार और संजू सोनी क्या रहे हैं? डोला मरमण रहे हैं। क्या रहे हैं? डोला मरमण रहे हैं। एक नोट डालकर लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? पवन जी व्यास। क्या नाम है? पवन जी व्यास। पवन जी व्यास ने क्या बनाया? विश्व रिकॉर्ड बनाया भी। क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और विश्व रिकॉर्ड किसमें बनाया है? तो विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है इन्होंने, क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और वो विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने कि 2025 फीट, कितनी? 2025 फीट लंबी, 2025 फीट लंबी पगड़ी भाई। कितनी? 2025 फीट लंबी पगड़ी कितनी मिनट में बांध दी थी इन्होंने? 20 मिनट में। कितनी मिनट में? 20 मिनट और 32 सेकंड में। कितनी मिनट में? 20 मिनट और 32 सेकंड में इन्होंने क्या बांध दी थी? ये पगड़ी बांध दी थी। इसी कारण इन्होंने क्या बना दिया? विश्व रिकॉर्ड बना दिया। क्या बना दिया? विश्व रिकॉर्ड बना दिया। नाम क्या है? कि पवन जी व्यास है। पवन जी व्यास है। पवन की तरह बांध दिया क्या? पगड़ी पवन की तरह बांध दी पगड़ी पवन जी व्यास ने। याद रखना, पवन जी ने पवन की तरह बांध दी पगड़ी। कितने मीटर की? 2025 की। तो 31वें संस्करण का आयोजन भी किया है 2025 में। घर से बनकर लाए थे 2025 मीटर फीट, 2025 फीट लंबी। कितनी? 2025 फीट। और कितनी मिनट में बांध दी? 20 मिनट 32 सेकंड में। कितनी मिनट में? 20 मिनट 32 सेकंड में। नाम पवन है तो हवा की तरह ही इन्होंने क्या बांध दी? पगड़ी बांध दी। क्या बांधी? पगड़ी बांध दी। ट्रिक याद रखना कि पवन जी ने हवा की तरह ही क्या बांध दी? पगड़ी बांध दी। 2025 फीट
लंबी 2025 फीट लंबी क्या बांधी, पगड़ी बांधी भी। याद रख लेना ट्रिक के हिसाब से, पवन की तरह ही पवन जी ने बांधी 2025 फीट है लंबी पगड़ी और क्या बना दिया, विश्व रिकॉर्ड। कितने मिनट में, 20 मिनट में, 20 मिनट 32 सेकंड। पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने वापिस से करते हैं, तो वापिस से सुन लो। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ऊंट महोत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने जीता है, तो महक दफ्तरी ने जीता है। अपने बात करें तो ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, बीकानेर में। और अब की बार जो आयोजन किया इसका संस्करण कौन सा था, 31वां था। कब किया गया, 10 से 12 जनवरी को। स्थान कौन सा है, पूनम सिंह स्टेडियम, कहां पर है, बीकानेर में। अपने बात करें मिस मरवण तो कौन रही है, महक दफ्तरी रही है। मिस्टर बीकानेर कौन रहे हैं, तो मिस्टर बीकानेर रहे हैं योगेश जी। कौन रहे हैं, योगेश जी क्या रहे हैं, मिस्टर बीकानेर रहे हैं। अभी डोला मारू मरवण कौन रहे हैं, तो श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी क्या रहे हैं, डोला मरवण रहे हैं। नोट डालकर लिख लो, पवन जी व्यास ने क्या बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर कितने मिनट में, 20 मिनट 32 सेकंड में क्या कि इन्होंने पगड़ी बांध दी थी। ये क्या बना दिया इन्होंने, विश्व रिकॉर्ड बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल किस गांव में खोला जाएगा, तो राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर खोला जाएगा, तो थंबुकड़ा में। कहां पर खोला जाएगा, थंबुकड़ा में। और थंबुकड़ा कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। जोधपुर में देश का पहला, सॉरी राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल है जो गर्ल्स सैनिक स्कूल है। याद रखना, लड़कियों का सैनिक स्कूल क्या है, खोला जाएगा थंबुकड़ा जोधपुर में। कहां पर खोला जाएगा, थंबुकड़ा जोधपुर में। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा थंबुकड़ा जोधपुर का संबंध किस जिले से है, जोधपुर से। किस जिले से है, जोधपुर जिले से इसका क्या है, संबंध है। याद रखना, जोधपुर विकास प्राधिकरण ने, किसने, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण ने 8 एकड़ भूमि दी है। इसके लिए क्या दिया, 8 एकड़ भूमि दी है। और 2024-25 बजट के अनुसार, 2024-25 बजट के अनुसार देश के, सॉरी राजस्थान के हर संभाग में एक क्या खोला जाएगा, गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला जाएगा। हर संभाग में एक क्या है, गर्ल्स सैनिक स्कूल है, खोला जाएगा भी। याद रख लेना। और थंबुकड़ा में क्या है, राजस्थान का पहला खुल चुका है। थंबुकड़ा कहां पर है, जोधपुर में। ये बातें क्या इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लेना। तो राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है, किस गांव में, थंबुकड़ा जोधपुर में। किसने खोला है, तो जोधपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 8 एकड़ भूमि वितरित की है। 2024 बजट के अनुसार, 24-25 बजट के अनुसार राजस्थान के हर संभाग में क्या है कि क्या खोला जाएगा, गर्ल्स सैनिक स्कूल है। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, तो राजस्थान में 41 जिले हैं। कितने जिले हैं, 41 जिले हैं। और संभाग कितने हैं, 7 संभाग है। कितने संभाग है, 7 संभाग है। याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने हाल ही में हाई टेंशन मोटर के जरिए कंप्रेस्ड एयर नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है, तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने हाल ही में हाईटेशन मोटर के जरिए कंप्रेस्ड एयर नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो बालोतरा में किया है। कहां पर किया है, बालोतरा में किया है। तो बालोतरा के बारे में अपने बात करेंगे। बालोतरा जो जिला है वो किस जिले से अलग हुआ है, बाड़मेर से अलग हुआ है। कहां पर हुआ है, बाड़मेर जिले से क्या हुआ है, अलग हुआ है। कब बना था, 17 मार्च। कब, 17 मार्च 2023 को क्या की थी, घोषणा की गई थी। क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। और 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 2023 को क्या कर दिया इन्होंने, अपना जो क्या काम शुरू कर दिया, मतलब कार्य क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, अभी ये जिला है तो क्या कर दिया, कार्य प्रारंभ कर दिया। तो बालोतरा में, कहां पर, बालोतरा किससे अलग हुआ था, अलग हुआ था किससे, बाड़मेर से। किससे हुआ था, बाड़मेर से अलग हुआ था। याद रख लेना बालोतरा के बारे में। बालोतरा को आरजे कितना है, तो आरजे है 39। क्या है, 39। बालोतरा का आरजे कितना है, 39 है। तो आपने कहानी सुनी होगी थ्रस्टी क्रो। क्या है, थ्रस्टी क्रो। तो थ्रस्टी नाई, याद रखो, थ्रस्टी नाई। नाई किसका भूखा होता है, बालों का भूखा होता है। किसका, बालों का भूखा होता है। तो थ्रस्टी नाई किसका आरजे है, बालोतरा का है। थ्रस्टी नाई किसका आरजे है, बालोतरा का है भी।
याद रखना ना। तो थ्रस्टी9 आरजे किसका है? थ्रस्टी9 आरजे किसका है? बालोत्रा का। थ्रस्टी9 याद रखना। ये ट्रिक है कि आरजे 39 किसका है? बालोत्रा का है। किसका है? बालोत्रा का। तो थ्रस्टी9 भूखा किसका होता है? 9 बाड़ों का होता है। तो थ्रस्टी9 जो आरजे किसका है? बालोत्रा का है। याद रखना किसका है? बालोत्रा का। अपने और बात करें तो मल्लीनाथ जी का, जो मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ है पशु मेला, जो कहां पर है? वर्तमान में। तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, कहां पर था? तिलवाड़ा में, बाड़मेर में हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में ये किस जिले में आ गया? तिलवाड़ा बालोतरा में आ गया। किस में आ गया? तिलवाड़ा बालोतरा में आ गया। ये अपने बालोतरा की जो मुख्य बातें थी वो आगे, क्योंकि अभी नया जिला बनाया है तो आगे आगे मुख्य बातें होती जाएगी। ये मुख्य जो मैंने बता दी, ये क्वेश्चन के बारे में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रवासी राजस्थानी को प्रवासी भारतीय सम्मानित किया है? तो किस प्रवासी राजस्थानी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया? किसने? अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो किसने किसको स्थापित किया है, सम्मानित किया है? तो डॉक्टर रामनिवास को। किसको सम्मानित किया है? डॉक्टर रामनिवास को। क्या है कि प्रवासी भारतीय, किससे? प्रवासी भारतीय सम्मान से क्या है? सम्मानित किया है। और ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसका जो 18वां संस्करण है, इसका 18वें संस्करण का क्या किया गया? आयोजन किया गया 9 और 10 जनवरी को। कब किया गया? 9 और 10 जनवरी को क्या इसका आयोजन किया गया था। तो 18वें संस्करण का आयोजन किया गया भारत में, भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 18वें संस्करण का 9 और 10 जनवरी को इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में 27 लोगों को, कितने लोगों को? 27 लोगों को क्या मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। क्या मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। प्रवासी भारतीय जो सम्मान है, अवार्ड है, वो क्या है? दिया गया है। याद रखना। तो अपने राजस्थान के कौन है? तो डॉक्टर रामनिवास जी को क्या मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। ये उन 27 लोगों में क्या थे? शामिल थे। ये जो रामनिवास जी हैं वर्तमान में अपने बात करें तो ये जो वर्तमान में है, तो डॉक्टर रामनिवास जी अपने बात करें तो वर्तमान में म्यांमार में, कहां पर है? म्यांमार में। याद रखना, जो डॉक्टर रामनिवास जी है वर्तमान में अपने बात करें तो म्यांमार में बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ा रहे हैं अभी वर्तमान में। बौद्ध भिक्षुओं को, किसको? बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ा रहे हैं अभी। याद रखना, वर्तमान में किन को पढ़ा रहे हैं? बौद्ध भिक्षुओं को ये पढ़ा रहे हैं। कहां पर? म्यांमार में। याद रखना। तो रामनिवास जी वर्तमान में कहां पर है? म्यांमार में। कहां पर है? म्यांमार में। ये क्वेश्चन के बारे में कुछ मुख्य जो जानकारी थी वो आपको मैंने बता दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी राजस्थानी, किस राजस्थानी को, ये गलत लिखा है, किस राजस्थानी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रामनिवास को। किसको किया गया? डॉक्टर रामनिवास को क्या गया है? सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था? 18वें संस्करण का। तो 9 से 10 जनवरी को किया गया था दिल्ली में। और 27 लोगों को क्या इस सम्मेलन क्या है जो अवार्ड दिया गया? कौन सा? प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। और वर्तमान में डॉक्टर रामनिवास जी म्यांमार में बौद्ध भिक्षुओं को क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। ये अपने बारे में क्या है कि इस क्वेश्चन के बारे में मुख्य जानकारी मैंने बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट अपने लिखो कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर 2 दिवसीय मेवाड़ रॉक फेस्ट के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो तीसरे संस्करण का शुभारंभ अपने बात करें तो राजसमंद में हुआ। कहां पर हुआ है? राजसमंद में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर 2 दिवसीय मेवाड़ रॉक जो फेस्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? अपने बात करें तो राजसमंद में किया गया। कहां पर किया गया है? राजसमंद में। ये जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, मेवाड़ रॉक फेस्ट है, ये किसको सम्मानित है? तो स्वामी विवेकानंद को। किसको सम्मानित है? स्वामी विवेकानंद को समर्पित, स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। किसको? स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि युवा दिवस आ रहा है और आज युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद के क्या है? स्वामी विवेकानंद को क्या है? समर्पित है। विवेकानंद को क्या है? समर्पित।
स्वामी विवेकानंद को क्या है ये समर्पित है। याद रखना ये जो मेवाड़ रॉक फेस्ट है इसमें थीम क्या है, तो थीम क्या है अपने बात करें तो भारत के स्वयं की कहानी, भारत के स्वयं की कहानी, भारत के स्वयं की कहानी, ये इसकी क्या है थीम है, जिसका आयोजन कहां पर किया है अपने बात करें तो राजसमंद में किया गया। कहां पर किया गया राजसमंद में इसका आयोजन किया गया। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर 2 दिवसीय मेवाड़ रॉक फेस्ट के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कहां पर किया गया है राजसमंद में किया गया है। और यह जो मेवाड़ रॉक फेस्ट है किसको समर्पित है तो अपने बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी को क्या है समर्पित है। और इसकी थीम क्या है कि भारत के स्वयं की कहानी, ये क्या इसकी थीम है, क्या है स्वयं की कहानी, इसकी क्या है थीम है। अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हांगकांग में आयोजित एशिया कप प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। तो जो हांगकांग में आयोजित पदक है वो किसने जीते हैं, हांगकांग में एशिया कप आयोजित है, इसमें हर्षवर्धन ने क्या जीते हैं पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं, 2 रजत पदक क्या जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। किसमें तैराकी में, किसमें जीते हैं तैराकी में। और तैराकी में 2 स्पर्धा थी, एक तो थी 1 से 1200 मीटर, कौन सी थी 1 से 1200 मीटर, इसमें भी क्या जीता इन्होंने रजत पदक। एक थी 1 से 200 मीटर, इसमें भी इन्होंने क्या जीता है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो 2 रजत पदक जीते हैं वो किसने जीते हैं हर्षवर्धन सिंह ने, किसने जीते हैं हर्षवर्धन सिंह ने। ये कहां पर आयोजित हो रही थी तो ये अपनी बात करें तो हांगकांग में आयोजित हो रही थी। कहां पर आयोजित हो रही थी हांगकांग में आयोजित की जा रही थी। अपने बात करें तो हांगकांग में कहां पर है तो याद रखना हांगकांग में केनाइन तथा केथाइंग में, कहां पर केथाइंग में इसका क्या किया गया था आयोजन किया गया था। ये अपने आज के मुख्य जो क्वेश्चन थे वो क्या हो गए समाप्त हो गए, क्या हो गए समाप्त हो गए। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हांगकांग में आयोजित एशिया कप का क्या आयोजित किया है तो हर्षवर्धन ने 2 पदक जीते हैं रजत, किसमें तैराकी में। याद रखना प्रतिस्पर्धा कौन सी थी, एक तो पदक जीता 1 से 12 में और दूसरी 1 से 200 मीटर तैराकी में क्या इन्होंने पदक जीता है, दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये हांगकांग के केआईन तथा केथाइंग में क्या इसका आयोजन किया जा रहा था। अपने बात करें तो नेक्स्ट तो ये है अपनी आज की सुजस बुलेटिन। सुजस बुलेटिन में महिलाओं के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार संवेदनशील मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट अपने बात करें नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति तथा बच्चों के लिए क्या समग्र विकास के लिए क्या समर्पित है भी। ये अपने क्या मुख्य जो बातें हैं ये बता दी आपने। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये देखो मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का क्या किया निरीक्षण किया गया है और देश की उच्च आत्मनिर्भरता के लिए क्या है ये किया है भी। अपने बात करें नेक्स्ट अपने बात करें तो ये मुख्यमंत्री ने जो कहां पर किया कि अपने कार्यक्रम किए उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ये युवा महोत्सव पर यूथ बोर्ड स्वाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है खेल मंत्री के द्वारा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले अपने क्या क्वेश्चन पूछ लें। तो कियाना परिहार किस खेल से संबंधित है तो याद रखना किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। और आज का अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, आज का क्वेश्चन रहेगा कि शिल्प ग्राम महोत्सव 2024 में कहां आयोजित किया गया था। जो शिल्प ग्राम महोत्सव है 2024 है वो कहां पर आयोजित किया गया था, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर और डूंगरपुर। तो आपको आंसर देना कमेंट में और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। 9 बजे अपनी क्या आएगी आज लाइव क्लास आएगी, पूरा का पूरा क्या करवाया जाएगा रिवीजन कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत,